हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर की थ्रू आउट द चैप्टर जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो सब मैं आपके क्लियर कर दूंगी। ठीक है जी। बेसिकली जिन बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ये चैप्टर डिपेंड करता है वो कंसेप्ट को हम यहाँ पर कवर अप कर लेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। देखिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा एक पोलिनोमियल इक्वेशन ही होती है। ठीक है, पोलिनोमियल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पोलिनोमियल इक्वेशन होती है और इसके अंदर एक सिंगल वेरिएबल यूज होता है और इसमें डिग्री जो है 2 रहती है। एक तो पहली चीज, इसके अंदर सिंगल वेरिएबल होगा। ठीक है, सपोज करो आप एक्स लेते, या तो एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा या ए बी सी डी, मतलब कोई भी वेरिएबल होगा, जो भी होगा वो सिंगल होगा। ठीक है। और दूसरी चीज, उसकी डिग्री 2 होगी। डिग्री क्या होती है बेटा, जो भी वेरिएबल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी वेरिएबल होता है, ठीक है, उनकी उन सब में जो भी हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है, अगर वो 2 होती है तो उसको बोलते हैं डिग्री 2। ठीक है जी। तो देखिए, इसके एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर बता देते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x रेज टू द पावर 2, तो ये क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ y रेज टू द पावर 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ z रेज टू द पावर 2, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं लिख देती हूँ p रेज टू द पावर 2, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ पर इसी तरीके से q रेज टू द पावर 2 लिख दूं, r रेज टू द पावर 2 लिख दूं, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी लिख दूं, या फिर सपोज करो मैं यहाँ पर ये चीज लिख दूं कि x रेज टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 3। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है बेटा। देखो, बेसिकली हमें इसमें क्या चाहिए कि हमें एक तो सिंगल वेरिएबल चाहिए। देखिए, इसके अंदर भी सिंगल वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पर भी सिंगल वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर भी सिंगल वेरिएबल है। हमें ये तो नहीं बोला ना 1 टाइम होना चाहिए, 2 टाइम होना चाहिए, 3 टाइम होना चाहिए। हमें ये बात बोली है कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, एक इक्वेशन के अंदर सिंगल वेरिएबल है। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी कंडीशन है कि डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ पर अब देखो, हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर और यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है। अगर यहाँ पर इस x की पावर कुछ नहीं दी तो 1 दी है। तो डिग्री क्या होती है, जो भी आपकी इक्वेशन है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है, ठीक है, इसके अंदर डिग्री 2 होनी चाहिए। यानी कि वैसे तो डिग्री बोलते हैं, कोई भी एक इक्वेशन होती है ना बेटा, उसके अंदर जो एक वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोला जाता है। बेटा मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, डिग्री ऐसा नहीं होता कि हमेशा 2 ही रहती है। डिग्री 3 भी हो सकती है, डिग्री 4 भी हो सकती है, डिग्री 5 भी हो सकती है, लेकिन वो डिग्री किस सेंस में होती है कि आपको कोई भी एक सपोज इक्वेशन दे दी और उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है आपसे बोल दी कि आप डिग्री बताओ इस इक्वेशन में डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या होगी, सपोज आपको x वेरिएबल दे दिया और उसके अंदर दे दिया आपको x रेज टू द पावर 5 प्लस x रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर 3 प्लस x रेज टू द पावर 2 प्लस x रेज टू द पावर 1 प्लस 2। इस तरीके से कोई भी इक्वेशन बना के दे दी तो उसमें डिग्री क्या होगी, उसमें डिग्री होगी 5। ठीक है जी। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है, एक तो वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, जैसे कि इन सब एग्जांपल्स में है। दूसरी चीज, डिग्री 2 होनी चाहिए, यानी कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब सपोज मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पर आपको, y रेज टू द पावर 2 प्लस 2y प्लस 1। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो डिग्री 2 है और सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक है, तो इस चीज से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए होंगे, आई होप, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पोलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसमें कि सिंगल वेरिएबल यूज होता है और डिग्री 2 होती है, और ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी। अब मूव करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये बोल रहे हैं, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो बेटा, अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है, जितने भी चीजें मैंने आपको बताई है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 ऊपर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि डिग्री 2 होनी चाहिए इसके अंदर। दूसरी चीज क्या लिखी है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस और रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं या फिर 2 रूट्स होते हैं। अब आप बोलोगे रूट्स क्या होते हैं। देखो बेटा, आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, जो भी आपका वेरिएबल है, ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस का मतलब क्या है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस का मतलब है कि उसके 2 आंसर होंगे। ठीक है, सपोज x वेरिएबल है तो x की 2 वैल्यू निकलेंगी। सपोज x की वैल्यू 2 निकलेगी तो प्लस की 2 भी होगी और माइनस की 2 भी होगी। ठीक है जी, या तो सेम वैल्यू निकलेगी या डिफरेंट निकलेगी। x की वैल्यू 2 निकल गई सपोज, और x की वैल्यू 3 निकल गई, या फिर x की वैल्यू
2 और -2 निकल गए इस तरीके से। तो हमेशा जो भी वेरिएबल होगा उसके दो सॉल्यूशंस हो गए। अब सॉल्यूशंस को रूट्स भी बोला जाता है, ठीक है। जो भी है आपका, सपोज जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उसका जो भी आंसर निकलता है उस आंसर को सॉल्यूशन भी बोला जाता है, रूट्स भी बोला जाता है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल भी बोला जाता है, ठीक है। कुछ भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल मतलब जो भी वेरिएबल है। सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्स वेरिएबल यूज हो रहा है, तो आंसर निकले एक्स के, दो आंसर निकल गए, तो वो क्या है, वो वैल्यूज किसकी निकली, उस वेरिएबल की वैल्यू से तो निकली, उस एक्स की तो वैल्यू निकली। तो इसलिए इसको सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, और वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू, ठीक है जी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आप किस तरीके से लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है, उनका क्या पैटर्न होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो बेटा इस तरीके से होता है, ax raised to the power 2 plus bx plus c is equals to 0 where a is not equals to 0। अब where a is not equals to 0 क्यों लिखा है ये भी मैं आपको भी क्लियर कर दूंगी, पहले आप ये समझ लो। इसका मतलब क्या है, ax raised to the power 2 plus bx plus c plus 0, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2x raised to the power 2 प्लस यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3x प्लस यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रही हूँ अभी अपनी मर्जी से, ठीक है, 5 is equals to 0। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर a क्या है, what is a in this equation, coefficient of x square is known as the value of a। what is b in this equation, in this given quadratic equation, coefficient of x मतलब coefficient of x square is known as the value of a, ठीक है, and coefficient of x is known as the value of b। and what is c, constant term, third term is constant in this given quadratic equation, so this constant term is known as the value of c, ठीक है। so this is the way कि जिस तरीके से हम जो भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं उसको लिखते हैं, ठीक है जी। और इनकी वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। बहुत से बच्चों को ऑलरेडी ये चीजें पता होंगी बेटा, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ और मैं हर एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पढ़ा के आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, सी की वैल्यू कैसे निकालोगे। यानी कि जो भी आपका गिवन वेरिएबल है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि वहां पर एक्स ही गिवन हो, जो भी आपका गिवन वेरिएबल है, ठीक है, जो कि स्क्वायर की फॉर्म में है, उसका जो कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू होगी, जो उसके बाद वही वाला, क्योंकि सिंगल वेरिएबल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है तो ऑब्वियसली वही वेरिएबल होगा। लेकिन क्या होगा, आप एक चीज नोटिस करना है, इनका पैटर्न क्या होता है इनका लिखने का, कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले जो डिग्री है 2 आ गई, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर हमें पता है इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रहती है। उसके बाद वही वेरिएबल होगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, उसकी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, देखो इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और थर्ड टर्म जो आती है ना वो कांस्टेंट आती है, यानी कि उसके साथ वो वेरिएबल यूज नहीं होता है। अब यहाँ पर जो लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या बेटा, आप सपोज करो, अब यहाँ पर देखो, मैं अगर यहाँ पर a की जगह मैं 0 पुट कर दूं, साथ में एक्स स्क्वायर लिख दूं, प्लस b की जगह मैंने 3 पुट किया है, प्लस यहाँ पर 5 लिख दूं, ठीक है। तो अब ये इसको मैं सोल्व करूंगी तो क्या बन जाएगा, देखो 0 को हम किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, बेशक वो अल्फाबेटिकल हो, बेशक वो न्यूमेरिकल डिजिट हो, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है अल्टीमेटली। प्लस यहाँ पर क्या होगा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये जो हमारी इक्वेशन बन रही है, क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, क्या ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए क्या सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए, क्या कंडीशन है, बेसिकली सर्कमस्टेंसेस नहीं बोलेंगे, क्या कंडीशन मैंडेटरी है। कंडीशन ही मैंडेटरी है, एक तो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है जी, सिंगल वेरिएबल आ गया, लेकिन डिग्री 2 होनी चाहिए। अब आप बताओ यहाँ पर x है, इसकी डिग्री तो इसका जो पावर है वो तो 1 है, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 डिग्री को तो हमने 0 से मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया, ठीक है। यानी कि a की वैल्यू कभी भी, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कभी भी हम 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर ये a इज इक्वल टू 0 आ गया तो क्या तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं करेगी, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगी, तो वो एकदम फॉल्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन होती है कि वो हमेशा ax रेज़ टू द पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती है। एबीसी क्या होती है मैंने आपको बता दिया, और ए इज नॉट इन वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, किसी भी कंडीशन में ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, नहीं कि 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब आगे करते हैं मूव।
अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं बेटा, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड इज, ये मैंने अभी आपको बताई दिया वही चीज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें वेरिएबल जो एक्स होता है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखकर बता दिए, जहां पर कि इसके अंदर जो ये टर्म्स आ रही हैं ए बी सी, ये रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर्स बेटा आपने 9th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, रियल नंबर्स के अंदर सारे ही नंबर आ जाते हैं, जितने भी नंबर है, नेचुरल नंबर, आपके होल नंबर, मतलब फ्रैक्शन, जितने भी नंबर थे आपने पढ़ा ही होगा 9th क्लास में। तो रियल नंबर के कंसेप्ट को भी मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ, ठीक है जी। तो ए बी सी जो है ये सारे रियल नंबर्स हैं और ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये इसकी कंडीशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन अनदर फॉर्म में आपको यहाँ पर बता दी गई है, ठीक है जी। रियल नंबर में जितने भी तरीके के नंबर है ना, सभी रियल नंबर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स रियल नंबर में आ जाते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शन वाले नंबर, ठीक है जी। जितने भी नंबर है ना वो सब नंबर रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे, इसको ज्यादा मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ अभी। अब उसके बाद देखो मेथड्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसके बाद बात आती है, आपने भी समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो सब आपको मैंने बता दिया, उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर कर दिया। अब इसके बाद ये चीज बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको दी होगी तो आप उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, एक होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये दोनों चीज मैं आपको बता दूंगी। फैक्टराइजेशन मेथड बेटा काफी क्लासेस से, पहले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके लिए नया है जो अभी इंट्रोड्यूस होगा, तो मैं आपको दोनों ही यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के साथ, एग्जांपल के साथ यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। इतना ही बेसिक है, अभी ये दोनों मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जिससे कि आपका पूरा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर, ठीक है बेटा। जैसे मैंने आपको बोला फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, अभी मैं आपको दोबारा से यहाँ पर क्लियर कर दूंगी कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए आपको मैंने अभी भी बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax raised to the power 2 plus bx plus c is equals to 0। ये तो हमने x यहाँ पर वेरिएबल लेकर दिखा दिया आपको एग्जांपल के लिए, वेरिएबल इंस्टेड ऑफ x कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, दिस इज 2x raised to the power 2 minus 3x plus 1 is equals to 0। आपको पहले पिछले पेज पे मैंने जब बताया है, मैंने आपको बताया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, और यहाँ पर एबीसी की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है तो मैं आपको यहाँ पर कर बता देती हूँ, जिससे कि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर ए क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है ए होता है, तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 2, ये ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये क्या है -3। देखो बेटा जब मैंने यहाँ पर 2 लिया तो 2 के आगे कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन क्योंकि स्टार्टिंग में जब होता है तो उसको लिखना मैंडेटरी नहीं होता, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। तो यानी कि जब मैंने इसको साइन के साथ लिया तो जो बी की वैल्यू होगी मैं उसके आगे जो साइन है उसके साथ ही लूंगी, क्योंकि -3 है इसलिए माइनस लगा रही हूँ, अगर +3 होता तो मैं प्लस नहीं लगाती, ठीक है जी। एंड सी क्या होगा, जो थर्ड टर्म है कॉन्स्टेंट वो क्या है 1। उसके बाद हमें क्या करना होता है इसके अंदर बेटा, ए और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या दी है 2 और सी की वैल्यू क्या दी है 1, इनको जो मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 2 आता है, और बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है यहाँ पर -3 दी हुई है, ठीक है जी। इतनी चीज आपको पता लग गई मैंने यहाँ पर क्या चीज की है। अब इसके बाद इन क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें क्या देखना होता है, इसके अंदर हमें ये चीज करनी होती है बेटा कि जो हमने ए और सी को मल्टीप्लाई करके नंबर लिया है, क्या आया है यहाँ पर 2 आया है ना, इसके फैक्टर देखने होते हैं, ठीक है। हमें कोई दो नंबर ऐसे लेने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 2 आए, हमें कोई 2 नंबर ऐसे लेने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और प्लस या माइनस करके वो आए जो कि बी की वैल्यू है। इसको अनदर फॉर्म में बता देती हूँ, हमें कोई 2 ऐसे नंबर लेने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वो आंसर आए जो ए और सी को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, जो कि यहाँ पर 2 है, और उन्हीं दो नंबर्स को हम जब आपस में प्लस या माइनस करें तो -3 आए। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसके 2 के फैक्टर क्या होंगे। देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 2 आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 2 आता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 2 + 1 कर दूं तब 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा, 3 आ जाएगा ना। इन्हीं 2 नंबर को यूज करके मुझे -3 लाना है, लेकिन मुझे क्या लाना है -3 लाना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं -1 करूंगी, अगर मैं माइनस कर दूंगी, माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा और साइन क्या आ जाएगा माइनस का। यानी मैं इन्हीं 2 नंबर को यूज करके, एक तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई कि 2 आ गया, और इन्हीं 2 नंबर्स को जब मैंने यूज किया, मैंने इन्हीं 2 नंबर्स के आगे पहले दोनों की जगह प्लस का साइन लगाया, तो मैंने देखा जब दोनों नंबर्स को प्लस कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, -3 चाहिए। तो -3 के लिए क्या किया मैंने, दोनों के आगे माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। एक चीज बेटा आपको पता होंगी, आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, अगर नहीं पता तो समझ जाइए, दोनों के आगे माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। यानी कि मेरे इसके अंदर बेसिकली करना क्या होता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। और
उसको स्प्लिट करने का तरीका यही होता है, उसका क्राइटेरिया यही होता है। ठीक है जी, यानी कि इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, -2 एंड -1, इसको हम स्किप कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं दोबारा लिख देती हूँ, 2x² - 3x + 1 = 0 है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रही हूँ 2 पार्ट्स में। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रही हूँ, उनकी फर्स्ट टर्म एज इट इज उतर जाएगी, 2x² उतर जाएगा, -3x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, -2x - 1x। अब आप बोलोगे 2 और 1 आया था, x क्यों लगा दिया, x लगाना पड़ेगा बेटा क्योंकि 3 के साथ x लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप देखो यहाँ माइनस माइनस को प्लस करोगे तो -3 आ जाएगा और साथ में x आ जाएगा। ठीक है, हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं ना 2 पार्ट्स में, तो इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है, जो भी वेरिएबल होता है उसको हम साथ में लिखते हैं, और +1 आ जाएगा = 0। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है बेटा, उसके बाद हमें करना होता है ये जो पहली 2 टर्म होती हैं, जो पहली 2 टर्म होती है इनमें कॉमन लेना होता है, लास्ट की 2 टर्म होती हैं इनमें कुछ हमें पार्ट कॉमन लेना होता है। तो देखो अगर मैं 2x² - 2x में कुछ कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, क्या x आ जाएगा। ठीक है, 2x निकल गया। अब यहाँ पर 2 तो बाहर चला गया, ये 2 टाइम्स x है, यानी 2x x के पास है। अगर मैंने 1x बाहर निकाल दिया तो कितने x बच गए, 1x बच गया, माइनस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, ये पूरा 2x से बाहर चला गया। अब आप एक बात बताओ, जब आप 2 को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या बोलते हो, 2 1 जा 2 यानी 1 पर जा रहा है। 3 को 3 से डिवाइड करते हो क्या बोलते हो, 3 1 जा 3। इसी तरीके से कोई भी टर्म जब आपस में सेम टर्म कैंसिल होती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, 2x को 2x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसको बेशक ऊपर नीचे डिवाइड में लिख कर देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर -1x और +1 है। अब हमें क्या करना होता है बेटा, ये वाली जो ब्रैकेट बना है ना, 2 ब्रैकेट एक जैसे बनने चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर मैं क्या कॉमन लगा लूं, निकालूं कि मेरा अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस का साइन है, ये माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाए क्योंकि मैं इसको x - 1 बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें -1 को कॉमन निकाल लूंगी। -1 कॉमन निकालने क्या होगा बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स जाएंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। मैंने यहाँ -1 क्योंकि 1 दोनों के पास था तो 1 कॉमन निकाल लिया, x तो दोनों के पास नहीं है। जो चीज दोनों जिनमें से आप कॉमन निकाल रहे हो, जिन भी 2 टर्म या 3 टर्म या 4 टर्म में से कॉमन निकाल रहे हो, जो चीजें सबके पास अवेलेबल होती हैं उन्हीं को आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ही कॉमन है तो इसलिए मैंने 1 को कॉमन ले लिया। माइनस का साइन को क्यों कॉमन लिया आपको मैंने बता दिया। तो -1 बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा क्योंकि -1 तो बाहर चला गया, और यहाँ प्लस का साइन है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का साइन में। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस का साइन लगा दिया, तो उससे क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स के माइनस चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 = 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट जो है एक जैसे बन गए, यही तो हमें करना था। तो हम क्या करेंगे, जो बाकी बची हुई टर्म है ये क्या, 2x एंड -1, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 2x - 1 इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और ये जो x - 1 है इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, = 0 लिख दिया। इतनी चीज आपको समझ आ रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं हम बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टर इस तरीके से किए जाते हैं बेटा। अब उसके बाद क्या करना है, इसका मतलब क्या है, 2x - 1 जो है ये भी = 0 है, और x - 1 जो है ये भी = 0 है। तो मैं एक बार क्या करूंगी, यहाँ पर 2x - 1 को = 0 लिख दूंगी। ठीक है, एक यहाँ पर लाइन खींचती हूँ, यहाँ पर x - 1 जो है इसको भी = 0 लिख देती हूँ। अब बेसिकली हमें करना क्या, हमें x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कर लेते हैं। 2x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल टू का साइन एज इट इज रहेगा, ये माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का साइन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x के साथ क्या 2 मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड में ले जाओ, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, या 1 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चली जाएगी, यानी यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर तो पहली स्टेप निकल जाएगी, देयरफॉर x = ये माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल गई बेटा, +1 निकल गई। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया बेटा, हमारा आंसर आ गया यहाँ पर x। मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेटा कि जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल होगा उसकी 2 वैल्यूज निकलेंगी। तो यहाँ पर देखिए 2 वैल्यूज निकल गई, x की वैल्यू 1/2 निकल गई, x की वैल्यू 1 निकल गई। तो आप ये बोल सकते हो, यहाँ पर ये चीज स्टेटमेंट में अगर लिख कर दिखाना चाहो, देखो क्लास में तो लिख के देना, ठीक है, एग्जाम में तो आप लिख सकते हो देयरफॉर x = 1/2 एंड x = 1 आर दी रूट्स लिख दो या सॉल्यूशंस लिख दो। मैं सब चीज लिख कर दिखा रही हूँ, आपको एक चीज लिखनी है। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ बेटा, आपको एक चीज लिखनी है, और वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल आंसर। या फिर ये लिख सकते थे x = 1/2 एंड x = 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है, या फिर आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया वैल्यूज ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ द गिवन, तो वेरिएबल वर्ड लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसे करके छोड़ दिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसके थ्रू आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो कंसेप्ट है बेटा वो यहाँ पर आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताई थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है सपोज करो वेरिएबल x है, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आई एम रिपीटिंग द फॉर्मूला वंस अगेन, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब स्क्वायर रूट, अब ये जो b² माइनस 4ac होता है ये किसके इक्वल होता है, d के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये किसके इक्वल होता है बेटा, d के इक्वल होता है। d को क्या बोलते हैं, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है डी की। ओके जी, तो डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, लेकिन आपकी बुक में इस तरीके से लिखकर दिखाया था तो ऐसे ही लिख देना। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो नेचर ऑफ रूट्स, अब आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इस पर ध्यान देना। नेचर ऑफ रूट्स आपको पता होना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या है कि इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0, यहाँ पर मैंने इसको और करके d इज इक्वल टू 0 के लिखा है बेटा, क्योंकि b² माइनस 4ac किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू, और d क्या मैंने अभी भी आपको बताया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, तो अगर इसको डी की वैल्यू की ग्रेटर देन 0 आती है, या फिर आप बोल सकते हैं b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका मतलब क्या है, ये रियल रूट्स हैं। तो रियल रूट्स किस कंडीशन में होता है बेटा, रियल रूट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल है, सपोज x वेरिएबल है, उसकी दो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन दोनों वैल्यूज डिफरेंट आएंगी एक दूसरे से। सपोज x की वैल्यू एक आ गई 1, एक x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, रियल रूट्स जब भी निकलेंगे, यानी कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू जब आप सोल्व करेंगे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके, d की वैल्यू जब भी आप फाइंड आउट करेंगे b² माइनस 4ac में पुट करके, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, यानी कि 0 से बड़ी आती है, तो वो रियल रूट्स होंगे। और रियल रूट्स होते हैं तो जो भी गिवन वेरिएबल होगा उसकी 2 वैल्यूज निकलेंगी और वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे वेरिएबल होगा गिवन x और इसकी वैल्यू एक मैंने ले ली 1, एक ले ली 3, ये दोनों वैल्यूज एक जैसी नहीं आएंगी। ठीक है जी, उसके बाद अगर आपका यहाँ पर b² माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर इक्वल्स टू 0 आता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, तो 2 इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे, यानी कि जो भी वेरिएबल है गिवन उसकी 2 वैल्यूज आएंगी। सपोज करो x वेरिएबल है, उसकी 2 वैल्यूज आएंगी और वो एक जैसी आएंगी। सपोज करो यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई, अगेन x की वैल्यू 4 आ गई, मतलब गिवन वेरिएबल की वैल्यूज तो 2 ही आएंगी, लेकिन वो वैल्यूज कैसी होंगी, एक जैसी आएंगी। ठीक है जी, अगर यहाँ पर b² माइनस 4ac यानी कि d इज लेस देन 0 होता है, या फिर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका उसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, नेगेटिव में आ जाती है सपोज करो, तो देन नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन सोल्व ही नहीं हो सकती, आपकी जो इक्वेशन गिवन होगी ना वो सोल्व नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिससे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इससे भी एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देती हूँ बेटा। सपोज करो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, मैं अभी बता देती हूँ। जब मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी बताई थी, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है नहीं लिखी, उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, जो भी आपको गिवन वेरिएबल है वो उसकी डिग्री 2 है, वो सबसे पहले टर्म होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो टर्म होनी चाहिए उसके साथ वही वाला वेरिएबल होना चाहिए और थर्ड टर्म आपकी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, उसके बाद देन आपको इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करते हुए किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, यहाँ पे वेरिएबल क्या x ही है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा मैंने आपको क्या बताया था, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a।
तो यानी कि हमें इसमें पता होना चाहिए ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। तो हेयर ए की वैल्यू क्या होगा बेटा, ए की वैल्यू होगी जो भी एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या है 2, ठीक है। बी की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है -3, एंड सी की वैल्यू क्या होगी, जो कांस्टेंट टर्म है वो 3। हमें सिर्फ इतनी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब सिंपल इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे और सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और सपोज करो अगर आप पहले डी की वैल्यू निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी तो हमें सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक जो हमारा इक्वेशन दी इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से सोल्व करना है, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन में सोल्व करके निकाल लेंगे। अगर सपोज आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि आपको नेचर ऑफ द रूट सेट करना हो, ठीक है, कि डी डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो उस सिचुएशन में हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेपरेटली। लेकिन इसके अंदर तो हमें सिंपल ये करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से हमें सोल्व करना, तो वही हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने पता कर ली है, ठीक है। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह एक्स रहेगा, इक्वल्स टू रहेगा, माइनस की जगह माइनस रहेगा क्योंकि फॉर्मूले के अंदर है। अब बी की वैल्यू क्या है -5, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू क्या -5, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 फॉर्मूले में लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है 2 वो लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू क्या है 3 वो लिख देंगे, डिवाइडेड बाय क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है 2 वो लिख देंगे, ठीक है जी। मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं बेटा और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अब आगे मूव करते हैं। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा, प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस से रहेगा, स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 बन जाएगा, माइनस की जगह माइनस का साइन, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है बेटा 24, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, ठीक है जी। इस टाइप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे मूव करते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 की जगह 5 रहेगा, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस रहेगा, 25 में से 24 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। अब आप एक चीज समझो बेटा, ये जो 1 है 1 को मैं 1 का स्क्वायर तो भी लिख सकती हूँ, ठीक है। पहली बात तो है 1 को आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 को अगर 1 रेज़ टू द पावर 1000 भी लिख दोगे तब भी वो 1 रहेगा, ठीक है। तो एक चीज तो या तो इस तरीके से समझ लो कि इसका 1 का स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 बाहर आ जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से समझो कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी 1 है ना उसको आप बाहर डायरेक्टली निकाल सकते हो, 1 ही होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर आप बोलोगे प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब ये है बेटा कि ये जो इक्वेशन है ना, एक बार मैं लिखूंगी 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू एक बार लिखूंगी 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 5 और 1 के बीच में एक बार मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया और 5 और 1 के बीच में एक बार मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, ठीक है जी। अब वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, आपको पता है। 5 में से 1 को माइनस किया 4 आ गया डिवाइडेड बाय 4। अब इसको कैंसिल कर दो जो कैंसिल हो सकता है, 4 1 4 4 1 4, ठीक है, और यहाँ पर भी कर दो 2 3 6 2 2 4, ठीक है जी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एक x की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है, एंड एक x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। यहाँ पर 2 वैल्यूज आई है x की। अब बेटा यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आई हैं और दोनों ही वैल्यूज एक दूसरे से डिफर आई हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर रियल रूट्स है, यानी कि यहाँ पर x की 2 डिफरेंट वैल्यूज है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से हमने यहाँ पर सोल्व करके दिखा दिया बेटा। तो इस चैप्टर में अभी तक के यही बेसिक कंसेप्ट थे जो आप लोगों को क्लियर होने जरूरी थे, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है जी बेटा जी। तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने डियर के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।